सेवानिवृत्ति की आयु की बात कर रहे थे। सेवानिवृत्ति की आयु कितनी बताई? 62 वर्ष, है ना। कार्यकाल, इसको यूं कह सकते हैं कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल कितना होगा? 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट वालों का शुद्ध रूप से 65 वर्ष, चाहे वो 62 की उम्र में नियुक्त हुआ हो, 65 की में हुआ हो, चाहे 64.5 में हुआ हो, 65 पे जाते जाते उसको सेवा काल अवकाश लेना पड़ेगा, सेवानिवृत्ति लेनी पड़ेगी। तो उच्च न्यायालय कोई सा भी हो, जैसे मैं कल 25 बता रहा था आपको, ये 25 है, 11 और 3 और 1, तो 25 है। तो उन 25 में किसी भी न्यायाधीश की बात कर लें, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, कार्यकाल कितना होगा इनका? 62 वर्ष। अगली जानकारी है वेतन। वेतन कितना मिलता है इनको? पता नहीं है क्या आपको? कभी पूछे भी नहीं किसी से? क्या? तो मिल जाए तो आप क्या डायरेक्ट ये थोड़ी पूछ सकते हो भाई साहब कितना मिलता है? कहते हैं ना कि पुरुष की तो सैलरी और महिला की आयु दोनों नहीं पूछी जाती है, ऐसा कहते हैं। किसी से मिलते हैं ना तो आप भी याद रखना, किसी से मिलने मिलने पर ये दोनों बात मत पूछना, और बाकी सारी पूछ लेना, सब चलेगा। हाँ, क्यों, मेरे साथ में एक दिन हो गई थी चोट। 11वीं क्लास में पढ़ता था, और 11वीं क्लास में पढ़ता था, बस में बैठ के जा रहा था। तो बस में बैठा तो ऐसे नहीं होता है कि जैसे सीट पर अपन कई बार पीछे जूते उतार करके आगे लगा लेते हैं, पीछे बैठ जाते हैं, लंबा सफर होता है तो वैसे ही किया मैंने। तो ऐसे पीछे बैठा तो किसी महिला का हाथ था। तो वो क्या है ये, भाई उसका हाथ पकड़ रखा था, वो रोडवेज की सीट में आता है पकड़ने वाला। तो ये क्या है? मैंने कहा सॉरी आंटी। तो पीछे से जवाब आया, आंटी दिखती हूँ। भाई साहब पूरा रास्ता है ना रंगीन बना दिया। वापिस देखो, आइए, मैं यहाँ न्यायाधीशों की और अन्य न्यायाधीशों की जो वेतन की बात कर रहा हूं कि इनको तो 2.5 लाख ऐसे लिख दूं, भाई साहब को तो, मुख्य को तो, और बाकी को कितना कर दो? 25 लाख, है ना। पहले 90,000 और 80,000 दिए जाते थे, बढ़ा दिया अब। यदि इसी को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों को तो ये मिलते हैं, और उसको थोड़ा सा मुख्य न्यायाधीश को बढ़ा करके देते हैं, है ना, 280, है ना। ये प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न ये बनेगा कि कहां से मिलती है? तो ये मिलती है राज्य की संचित निधि, संचित संचित निधि से। राज्य की संचित निधि और भारत की संचित निधि, संचित निधि को बोलते हैं अंग्रेजी में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये संचित निधि एक प्रकार से छोटे बच्चे का गुल्लक होता है ना, गुल्लक। गौर से सुनना मेरी बात को। गुल्लक में उस छोटे बच्चे को ये पता नहीं है कि मेरे में इसमें कितने पैसे हैं। वो नानी जी के गया, मामा जी के गया, वहां गया, वहां गया, यहाँ तक कि जो पैसे उसके पास में आते हैं, छोटा बच्चा क्या करता है, उस गुल्लक में डाल देता है। उससे कभी पूछ लो इसमें कितने पैसे हैं, उसको खुद को पता नहीं है। राज्य की संचित निधि में दबा के पैसा होता है। कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं? नाना जी के, मामा जी के, है ना। जहां भी प्रोग्राम में गया, छोटे बच्चों को वैसे भी कोई दे ही देता है ना, बर्थडे में खूब आते हैं बच्चों के। तो ये जितने पैसे हैं ना उनको वो रखता है। वैसे ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास में कहाँ से आते हैं? उत्पादन शुल्क, आय, निर्यात शुल्क, संपदा शुल्क, जितने भी शुल्क है ना, टैक्स, वहां से पैसे आते हैं और इसमें रखे जाते हैं। यहीं से क्या दिया जाता है? इनको सैलरी दी जाती है। खास बात यह है कि चाहे केंद्र की संचित निधि हो चाहे राज्य की संचित निधि हो, जिन जिन प्रशासनिक अधिकारियों को या जिन जिन व्यक्तियों को सैलरी मिलती है, वो टैक्स फ्री रहता है, यानी उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स एक स्लैब होती है इनकम टैक्स की, उस स्लैब में उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। दोबारा सुनो, राज्य की संचित निधि से मिलने वाले वेतन पर क्या नहीं मिलता? वेतन टैक्स फ्री रहता है। क्या रहता है? कर मुक्त रहता है, यानी इनको टैक्स नहीं देना पड़ता इनकी सैलरी पर, वरना टैक्स तो बन गया, 2-4 महीने में बन गया। 5 लाख का आंकड़ा पार होते टैक्स बन रहा है इधर, लेकिन इनको टैक्स नहीं देना पड़ता। तभी तो भारत के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, जिनको भी, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, केंद्र की संचित निधि से मिल रहा है पैसा, तो उनको भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो आज आपकी ये बात समझ में आ गई कि राज्य की संचित निधि से मिले या केंद्र की संचित निधि से मिले, टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब देखो एक प्रश्न जिसका जवाब आपकी तरफ से गलत आएगा।
इन न्यायाधीशों को, यही लिख देता हूं, इन न्यायाधीशों को पेंशन भी मिलती है। क्या मिलती है? पेंशन। ये पेंशन कहां से मिलती है? 4 ऑप्शन। राज्य के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को पेंशन दी जाएगी। ये कहां से मिलेगी? तो पहला, राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। अब यहाँ राज्य की जगह यहाँ भारत की संचित निधि से, देश की संचित निधि से। तीसरा कर दे राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त विभाग द्वारा, वित्त विभाग द्वारा, फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा। 4 ऑप्शन, कितने मस्त ऑप्शन दे दिए, और चारों ऐसे लग रहे हैं कि अब ये तो पता चल गया कि ये डायरेक्ट राज्य की संचित निधि से पेंशन होती है, तो क्यों पूछता, और पहला ऑप्शन वही देता है, पहला ऑप्शन वही देता है, जैसे मैंने दिया है वो भी यही करेगा। अब आप कहां से दिलाने वाले हो? लगाओ गैस। हाँ, 4 में तो वो तो होना चाहिए नीचे, फिर मैं कोई नहीं लिखता। ये स्पेशल है, ये आपको याद रखना है। इनको जो पेंशन मिलती है वो भारत की संचित निधि से मिलती है, भारत की संचित निधि से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की संचित निधि से इनको क्या दी जाती है? पेंशन दी जाती है। और वेतन भत्ता कहां से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से। वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से, और पेंशन कहां से? भारत की संचित निधि से। आ रहा है समझ में? अब एक प्रश्न जिसका भी जवाब गलत आएगा, आपको चैलेंज करने के बाद में प्रश्न पूछा जाता है, फिर उसके बाद में गलत देते हो ना। हमारी एक है राजस्थान में खंडपीठ और एक है उच्च न्यायालय। हम ऐसा कहते हैं कि निम्न न्यायालय के किसी भी निर्णय को हम अपील के माध्यम से चुनौती देते हैं, अपील करते हैं अपर न्यायालय में। लोअर कोर्ट जो होता है उसको चुनौती देना हो उसके निर्णय को, तो अपर में जाते हैं। मान लीजिएगा कि प्रश्न यह है कि खंडपीठ में चाहे सिंगल बेंच का निर्णय हो या डबल बेंच का निर्णय हो, इस निर्णय को हम क्या देना चाहते हैं? चुनौती देना चाहते हैं। तो चुनौती देने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? 4 ऑप्शन। जोधपुर उच्च न्यायालय, दिल्ली हमारा सर्वोच्च न्यायालय, या राज्य सरकार निर्धारित करेगी, या केंद्र सरकार की परमिशन के बाद सर्वोच्च न्यायालय। वो तो लंबी लाइन तो इसलिए बनाता है ताकि आपको बेवकूफ बनाया जा सके। दोबारा सुनिए, जयपुर खंडपीठ के निर्णय को आप अपील करना चाहते हैं, चुनौती देना चाहते हैं, तो कहां जाओगे? तो उच्च न्यायालय जोधपुर जाएंगे, या दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, या राज्य सरकार के पास जाएंगे, या केंद्र सरकार की परमिशन से सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे? ये आपको पता होना चाहिए। 1935 का अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, जो आपके कोर्स में नहीं है इसलिए आराम से बैठे रहो। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारत का एक मुख्य न्यायालय होना चाहिए, भारत का एक मुख्य न्यायालय होना चाहिए। इसी की अनुपालना में वर्ष 1937 में भारत का एक मुख्य न्यायालय स्थापित किया गया, जिसको संघीय न्यायालय कहा गया। क्या नाम? संघीय न्यायालय कहा गया, अंग्रेजी में फेडरल कोर्ट कहा गया। 1937 में भारत का प्रमुख न्यायालय था इस अधिनियम की अनुपालना में। इस संघीय न्यायालय, लेकिन इस संघीय न्यायालय को हम अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं मानते हैं। अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, यह अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। अंतिम अपील करने के लिए हमें लंदन में जाना पड़ता था। कहां पर जाना पड़ता था अपील करने के लिए? निर्णयों को चुनौती देने के लिए। वहां पर लंदन में एक कोर्ट था, उसका नाम था प्रिवी काउंसिल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल कोर्ट। इस प्रिवी काउंसिल कोर्ट में जाकर के हमें निर्णयों की अपील करनी पड़ती थी, चुनौती देनी पड़ती थी। परंतु 1950 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जब से हमारी दिल्ली में हो गई है, तब से अब हमें निर्णयों को चुनौती देने के लिए कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय है। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दी गई चुनौती को हम कहां पर टिका देंगे? सर्वोच्च न्यायालय में। बोलते हैं ना आप, कई बार हाई कोर्ट में केस हार गया, सुप्रीम कोर्ट में वकील करूंगा मैं तो, या जीत गया तो अगेंस्ट वाला जाएगा। फिर कोई जैसे जीत गया तो अगेंस्ट वाला जाएगा, मैं तो निर्णय को नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता। चुनौती देने के लिए, अपील करने के लिए वो कहां जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन हमारे सामने दिक्कत यह आ रही है इस प्रश्न में कि खंडपीठ जयपुर में है, उच्च न्यायालय जोधपुर में है, हम जोधपुर जाएंगे या दिल्ली में जाएंगे? ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है।
ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तो एक न्यायपालिका में इन सरकारों का क्या लेना देना? इनको सरकारों को भी न्यायपालिका के अंदर खड़ा कर देते हैं, चाहे कोई भी हो, मतलब जज के सामने खड़ा ही होना पड़ता है। बताइए साहब, तो क्या जवाब होना चाहिए? आपका जवाब आ जाना चाहिए। अब तक तो कंफर्म किया, या तो जोधपुर भेजो या दिल्ली भेजो। दिल्ली भेज दें? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। यह एक प्रकार से जो खंडपीठ है वो हाईकोर्ट के समान काम करती है, हाईकोर्ट के समान काम करती है। ये टॉपिक अब आपके समझ में आ गया। तो अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों जगह मिलाकर के 50 हो सकते हैं या केवल सर्वोच्च न्यायालय में 50 हो सकते हैं न्यायाधीशों की संख्या? अभी अभी पूछा था मैंने आपसे कि राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या का कितने का प्रावधान किया गया, तो आपने बताया 50 का किया गया है। तो अब दोनों को मिलाकर 50 हो सकते हैं, एक को मिलाकर के? ओके, तो देखो क्लियर होता चल रहा है ना आपके खुद के, क्योंकि जब निर्णय को चैलेंज हम सर्वोच्च न्यायालय में कर रहे हैं, इसका मतलब ये हाईकोर्ट के समान काम कर रही है। तो हाईकोर्ट के समान काम कर रही है, तो दोनों मिलाकर के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। तो अब बताओ, सर्वोच्च न्यायालय का, वो सॉरी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जयपुर बैठेगा या जोधपुर बैठेगा? अब यहां पर क्यों मात खा गए आप? आपसे पहले तो सही दे रहे थे। वो यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, क्योंकि खंडपीठ का निर्णय भी हाईकोर्ट के निर्णय के समान है। कई बार आप ये समझो, दूध देने वाली गाय होती है ना, उसके बछड़े से भी लाड प्यार करना पड़ता है। गौर से सुनना, कई बार किसी व्यक्ति से आपको काम है, तो उसका जो सुपुत्र है या सुपुत्री है, उसके डिसीजन को भी हम उसका ही मान लेते हैं, उसके पिताजी ने दिया होगा ये डिसीजन, उसके समान ही मान लेते हैं। जैसे आप किसी काम के लिए किसी के पास में गए, उस दिन वो जिससे काम था वो नहीं मिला, उसका सुपुत्र मिला, चाहे वो 11वीं क्लास में पढ़ रहा हो, उदाहरण का मेरे व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं है, तो 11वीं क्लास में पढ़ रहा हो और जाकर के आपने कहा है कि ये काम था, लेकिन ये काम तो हमारे पापा जी करवाते ही नहीं है, तो बताओ उसके निर्णय को आपने क्या मान लिया? ये मान लिया कि ये वही बोल रहे हैं, इसलिए खंडपीठ के निर्णय को हम हाईकोर्ट का निर्णय मानते हैं। हाईकोर्ट का निर्णय मान रहे हैं, इसका मतलब 50 न्यायाधीश दोनों जगह मिलाकर के हो सकते हैं। सुप्रीम सॉरी हाई कोर्ट का जो मुख्य जज है वो यहां भी बैठ सकता है, सुनवाई के लिए हियरिंग की जा सकती है। बात क्लियर हो गई? ये तीनों चारों चीजें आपके समझ में आ गई होगी। मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होता है, और बाकी न्यायाधीश होते हैं ना, और न्यायाधीशों की पीठ होती है। पीठ होती है, पीठ का मतलब एक दो तीन ऐसे, मतलब बेंच के रूप में काम करते हैं ये। बेंच में क्या है कि जैसे कोई क्रिटिकल डिसीजन लेना हो ना, तो बेंच बना लेते हैं। सिंगल लेते हैं डिसीजन, वो अलग हो गया, बेंचों के अंदर भी लेते हैं। और याद रखना, आगे पढ़ा रहा हूं मैं, इसके आगे दो भारत के ऐसे न्यायालय हैं, दो भारत के ऐसे न्यायालय हैं जो अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करते हैं। अभिलेख न्यायालय, लो साहब एक नया और आ गया नाम, अभिलेख न्यायालय। ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अभिलेख न्यायालय दो ही हैं, एक तो सर्वोच्च न्यायालय, एक राज्य का उच्च न्यायालय, दो ही अभिलेख न्यायालय हैं। इन दोनों के द्वारा, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी मामले में दिया गया जो भी निर्णय होता है ना, ये निर्णय नीचे वाले कोर्टों के लिए कानून का काम करता है। आपके समझ में आई? मतलब किसी भी मामले में कोई भी डिसीजन दे दिया, किसी भी मामले में कोई भी डिसीजन दे दिया, तो नीचे वाले कोर्ट उस डिसीजन को कानून समझ करके अनुपालना करेंगे। इसी को कहते हैं अभिलेख न्यायालय। तो भारत में दो ही अभिलेख न्यायालय हैं, कौन से? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। और अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है कि उसके दिए गए निर्णयों की पालना नीचे वाला करेगा, और नहीं करता है तो उसके खिलाफ दंडनात्मक कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये स्वयं कर सकता है, जैसे हाईकोर्ट के डिसीजन को नीचे वाला नहीं मान रहा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तभी तो आपने बहुत सारे वाद सुने होंगे, फलावाद फलावाद, ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम, जो भी केस होता है, और उस केस में जो डिसीजन दे दिया, उसको नीचे वाले कोर्टों को हमेशा मानना पड़ता है। इसको मैं शॉर्टकट मेरी भाषा में बात कर सकता हूँ। कोई भी हमारा सीनियर व्यक्ति होता है, बहुत आदरणीय व्यक्ति होता है, तो उसको कई बार हम कहते हैं ना कि बिल्कुल आप बहुत अच्छे हो, मतलब आदरणीय हो हमारे लिए, आपकी तो सलाह भी हमारे लिए आदेश है। शब्द सुनना मेरे, आपकी तो सलाह भी हमारे लिए आदेश है। आप कहिए तो सही, यानी उसकी सलाह
हमारे लिए आदेश के समान काम कर रही है, तो इसका तो निर्णय किसी भी मामले में हो हमारे लिए तो कानून है। इसको बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। और अभिलेख न्यायालय कितने हैं? दो। कौन कौन सा? अब ये आपको अनुच्छेद पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि ये कौन से में 215 में है, ये है ना, लेकिन ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको केवल जीके की दृष्टि से तैयार कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अभिलेख न्यायालय के रूप में फिर ये मिटा दो एक बार, है ना, आगे बढ़ लेते हैं, फिर लिखवा दूंगा मैं एक साथ। इनकी क्या योग्यताएं होती है? नहीं वो नहीं मिटाऊंगा, अभी एक बार इधर भर लूं मैं, फिर उसके बाद बोल बोल के लिखा दूंगा, कोई चीज छूटे नहीं। हाईकोर्ट से संबंधित जितने भी जानकारियां हैं वो छूटे नहीं। आज बढ़िया आ रहे हैं फोन, मंगलवार है ना। हाँ, देखो इनकी क्या योग्यताएं होती है, यानी किस व्यक्ति को किसी राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो इसके लिए देखो इस प्रकार से पढ़ना आप, भारत का तो नागरिक हो, भारत का तो क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। बात क्लियर है? ए में। बी में दो बात, बी में दो बात सुनना, और या अथवा लगा हुआ है, और या अथवा लगा हुआ है। पहला कि वह 10 वर्षों तक, 10 वर्षों तक किसी भी प्रकार के न्यायालय में, चाहे वो सेशन कोर्ट में हो या उच्च न्यायालय में हो, एज ए एडवोकेट के रूप में काम कर चुका हो। कितने वर्षों तक? तभी तो आपको पता है एडवोकेटों को जज बना देते हैं, बना देते हैं ना, कोलेजियम की सिफारिश से। अभी बात की थी कल ही हमने, कोलेजियम क्या होता है? एक प्रकार से नियुक्ति से संबंधित गाइडेंस करने के लिए राष्ट्रपति को बनाया जाने वाला एक समूह। तो 10 वर्षों का यदि जिसको एडवोकेट का अनुभव हो कम से कम, अथवा 5 वर्षों तक वह 5 वर्षों तक एज ए जज के रूप में काम कर चुका हो, जज के रूप में काम कर चुका हो, जज कोई से भी स्तर पर, जैसे सेशन कोर्ट के अंदर जज रह चुका हो। ये 5 वर्ष का जज का कार्यकाल एक में हो या एक से अधिक में हो, कैसे भी 5 वर्ष का पूरा कर सकता है। ये 10 वर्षों का कार्यकाल एक उच्च न्यायालय में हो या एक से अधिक उच्च न्यायालय में या सेशन न्यायालय में हो, पूरा किया जा सकता है या किया गया हो। जैसे में कोई ऐसा नॉर्म्स निकल जाए कि किसी भी टीचर को 10 वर्षों का पढ़ाने का अनुभव हो, डायरेक्ट टीचर बनाया जाएगा। अब मैं जितने भी जगह पढ़ा के आया हूं उनको सबको काउंट कर लिया जाए तो 10 वर्षों का अनुभव आ जाएगा, और 10 वर्षों का अनुभव इसका मतलब परफेक्ट। तो एक एडवोकेट एक या एक से अधिक न्यायालयों में वकालत कर चुका होना चाहिए, लेकिन कम से कम 10 वर्षों का अनुभव उसको होना चाहिए। उसी प्रकार एक जज जो एक या एक से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक का उसका जज का कार्यकाल होना चाहिए, कम से कम। दोनों बात क्लियर होगी? और या तो समझते हो क्या? या तो ये या ये। तो आपको पता है ये नहीं होता है, कोई जज नहीं होता है, लेकिन एडवोकेट को भी डायरेक्ट जज बना देते हैं, तो वो इसी तरीके से बनता है इन दोनों में से। क्योंकि ये और या अथवा का मामला है ना, हर किसी के समझ में नहीं आता है। जैसे एक बार कक्षा 9 में विज्ञान में बढ़िया रुचि थी मेरी, मेरे उदाहरणों का यहां पर आप प्रयोग कर सकते हो। बढ़िया विज्ञान में रुचि थी, और इतनी जबरदस्त थी कि मुझे यह पता था कि पेज नंबर 16 पर मेंडल के नियम लिखे हुए हैं, है ना। मैं ऐसे बता सकता 17 के अंदर नीचे नीचे जो लाइन लिखी हुई है ना, वो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। इतना शानदार। और मैं क्या कर, रट्टू था, रट्टू। डू यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ रट्टू? रटने वाला। ऐसा वंस अपॉन ए टाइम ही वाज वेरी थ्रस्टी, फलाना ढक, ऐसे करता था। तो साइंस में जबरदस्त रुचि थी। 9th क्लास के अंदर, 8वीं पास करने के बाद 9th क्लास में पढ़ाने के लिए, साइंस को पढ़ाने के लिए नई नई मैडम जयपुर से जाने लग गई। सरकारी विद्यालय था। और उसी दौरान 9th में क्या 8वीं के जितने मिडिल स्कूल होते हैं वहां के पास आउट भी तो हमारी क्लास में आ गए, हमारे विद्यालय में। तो हमारे में प्रतियोगिता और भी ज्यादा हो गई। तो मेरा सी पे आता है, मेरा नाम तो जानते हो आप, है ना। तो हाँ, अब ये और जोड़ देना भैया, पीएचडी कर रखी है। तो मेरा सी पे था। तो वो मैडम क्या है कि कम ही लड़के थे, 10-12 लड़के, तो मैडम कॉपी वहीं बैठ के चेक कर रही थी। सरकारी विद्यालय में ऐसे होता है, बैठो भाई अर्धवार्षिक की कॉपी चेक कर रही हूँ। पूर्णांक 40 अंक का था। पूर्णांक कितने अंक का था? 40 का। तो मेरे से पहले एक बस भाई नाम का था, तो बी पे था। तो क्रमशः कॉपी चेक कर रही थी। उसके बस भाई के 38 नंबर आए 40 में से। ये कौन है, किसकी कॉपी है? खड़ा किया उसको, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात, मजा आ गया। अब मेरे साथ में क्या हो रहा होगा बताओ, देखें। मतलब जो कंपटीशन में रहता ना, उसके साथ में क्या हो रहा होगा। मैंने कहा आओ मैडम, अभी तो सी पे पहुंचे नहीं हो, अभी तो बी पे ही हो। अब सी पे आते ही
लगभग 7-8 मिनट लग गई, वरना सरकारी स्कूल के मास्टर कॉपी कहाँ ध्यान देते हैं ये। लेकिन जोड़ेर 42 आए, जोड़ेर 42 आए। टोटल पूर्णांक कितने का? 40 का, और जोड़े तो 42 आए। आखिरकार तो खड़ा कर ही लिया कि ये कौन है। मैंने कहा मैडम मैं, मुझे पता था भाई मेरी कॉपी ये। तो कि मैडम मैं, तो ये क्या लफड़ा है आपके, इतने क्यों? मैंने कहा मैडम वो अथवा को भी कर दिया मैंने। भाई एक 3 नंबर का अथवा हुआ करता था 9th में साइंस में, जिसमें या तो ये कर लो या ये कर लो, तो मैंने वो भी कर दिया और वो भी कर दिया। तो अब वैसे एक्चुअल में तो 39 आ रहे थे, 3 नंबर अथवा के जुड़ गए तो 42 होने ही थे। तो 42, 40 में से 42 कैसे हो सकते हैं? तो मैंने कहा मैडम अथवा में से एक, या तो प्रश्न के रख लो या अथवा के रख लो, एक रख लो आप अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगे। तो जस्ट मेरा ये कहना है कि अथवा को कभी काउंट मत करना, या तो या, यानी या तो ये या ये, दोनों में से एक जो भी योग्यता पूरी कर रखा है उसको माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय क्या बना सकता है? न्यायाधीश पद पर नियुक्त कर सकता है। आ गया समझ में? उदाहरण से सही समझ में आया? ओके। हाँ, तभी तो कहते हैं ना कि वो सीमेंट से चुनाई करने पर बार बार उसकी तराई करनी पड़ती है बिल्डिंग की, ताकि मजबूती हो जाए। आपको बीच बीच में उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि मजबूती के साथ में आपके दिमाग में सेट हो जाए। अगला है कि उस पर किसी प्रकार का कोई भी केस, दिवालिया, वो अगरा वगैरह नहीं हो। ये सब पे लागू होता है। तीसरा मतलब दिवालिया नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, मतलब मंदबुद्धि नहीं हो, आदि आदि जो भी है। अरे नहीं, इनकी नियुक्ति, यही तो खास बात है। राज्य का अंदर एकमात्र ऐसा अभिकरण है जिसमें नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये उच्च न्यायालय है। नियुक्ति कौन करता है? मैंने कल पढ़ाया था, एक बार दोबारा देख लो। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। और ये लोग अपना त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और पद से हटाएगा तो कौन हटाएगा? पद से हटाना, तो पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति और संसद के विशेष प्रस्ताव के पारित होने के बाद में, विशेष प्रस्ताव को मैंने समझा दिया था, यहां नियुक्ति में कॉलेजियम को समझा दिया था, केवल शपथ के मामले में राज्यपाल की भूमिका, वरना है ही नहीं। तो एकमात्र जगह ऐसी है जहां पर, वरना और सभी मामलों में राज्य स्तर के जितने भी अभिकरण हैं उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, नियुक्ति की जाती है। परंतु यही एकमात्र ऐसा है जिसमें राष्ट्रपति करता है। बात क्लियर हो गई? तो ये 3 योग्यताएं इसमें दी गई है। कार्यकाल हो गया, वेतन हो गया, नियुक्ति शपथ कल मैंने बात कर ही ली थी। और वर्तमान में हमारा जो न्यायालय है वो कहां पर कार्यरत है? जोधपुर में। स्थापना जोधपुर में हुई 29 अगस्त 1949 को, है ना? यहां तक क्लियर है? आगे लिख ले। कल कहां तक पहुंच गए थे? हाँ, फिर आगे लिखो स्थापना। राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापना, राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापना, राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापना 29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1949 जोधपुर में, 29 अगस्त 1949 जोधपुर में। नेक्स्ट लाइन में इसकी एक खंडपीठ, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, इसकी एक खंडपीठ 1977 में जयपुर में स्थापित की गई है। इसकी एक खंडपीठ 1977 में जयपुर में स्थापित की गई है। ये आवाज बंद हो गई क्या? देखना एक बार। चल रही है? फिर ये पता नहीं क्या कह रहा है, या ऐसे कह रहा है। चलो, अब इसी में कंटिन्यू बनाए रखो। यहां के निर्णयों को, खंडपीठ जयपुर में स्थापित की गई है, यहां के निर्णयों को हाईकोर्ट के समान, हाईकोर्ट के समान माना जाता है। डिसीजंस को, यहां के निर्णयों को हाईकोर्ट के समान माना जाता है। जिनकी अपील, जिनकी अपील
सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। जिनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। जिनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। जिनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। अगली लाइन में लिखो, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा तथा उस समय 11 अन्य न्यायाधीश तथा उस समय 11 अन्य न्यायाधीश थे। तथा उस समय 11 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल कितने न्यायाधीश हो गए? 12 न्यायाधीशों ने उस समय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया था, है ना। ओके, नेक्स्ट, उस समय शपथ किसने दिलाई होगी? राष्ट्रपति तो नियुक्त करता है, शपथ दिलाता नहीं है। मैंने आपको एक दिन कहा था कि राजस्थान के अंदर 1 नवंबर 1956 में राज्यपाल का पद सृजित हुआ। तो 1 नवंबर 1956 से पहले, दोबारा आ गया, 1 नवंबर 1956 से पहले जो राज प्रमुख का पद था ना, वही तो राज्यपाल के रूप में काम करता था। तो राज्यपाल जो थे हमारे, सॉरी, राज प्रमुख थे जो मान सिंह जी, उन्होंने ही शपथ दिला दी थी अब से पहले तो। और फिर 1 नवंबर 1956 के बाद में जो भी बने उनका कौन दिलाने लगे? राज्यपाल दिलाने लगे। अगली लाइन में लिखो, सबसे लंबा कार्यकाल वाला मुख्य न्यायाधीश। सबसे लंबा कार्यकाल वाला मुख्य न्यायाधीश, ये पता नहीं या कर रहा है बहुत तेज, कान में ऐसे खुजली सी करता है। आवाज तो जा रही है ना? ओके, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाला लिख दो, कैलाश, कैलाशपति वाचु या कैलाशनाथ वाचु, ऐसे कुछ नाम था इसका पूरा। कैलाश वाचु, वाचु, वाचु। फिर निको कार्यकाल, कार्यकाल 62 वर्ष। कार्यकाल लिख लो 62 वर्ष। कार्यकाल 62 वर्ष, शुद्ध रूप से लिखना 62 वर्ष। इसमें कोई 5 वर्ष और 6 वर्ष का कोई लेना देना नहीं है। वेतन, और वेतन में 2 लाइनें खींच लो जैसे मैंने खींची है ना। मुख्य न्यायाधीश को तो ज्यादा दिला दो और अन्य न्यायाधीशों को थोड़ा कम दिला दो। वेतन में 2 प्रकार से दिला दो, मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीशों। मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए प्रति माह दिला दो, अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपए प्रति माह दिला दो। और कहां से दिला दो? राज्य की संचित निधि से। वेतन कहां से दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। वेतन दिला दो राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से जो टैक्स फ्री होता है। ये वेतन कैसा होता है? टैक्स फ्री होता है। राज्य की संचित निधि से वेतन मिलेगा, टैक्स फ्री होता है, ये टैक्स फ्री होता है। और पेंशन स्पेशल करके बॉक्स बंद कर देना, पेंशन को लेकर के यदि आप लिख रहे हो तो पेंशन में लिख देना भारत की संचित निधि से दी जाती है, और बॉक्स में बॉक्स बना देना, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। ये फोन रोज यही लगा रहता है या आप लगाते हो? मैं तो जब आता हूं यही मिलता है। राज्य की, सॉरी, भारत की संचित निधि से दी जाती है। पेंशन कहां से दी जा रही है? और वेतन भत्ता कहां से मिल रहा था? राज्य की संचित निधि से। ओके, अगली लाइन में लिखो, उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है।
उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है। इसके आगे लिखो, अर्थात अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के समान, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के समान उच्च न्यायालय के निर्णयों को, सर्वोच्च न्यायालय के समान उच्च न्यायालय के निर्णयों को अधीनस्थ न्यायालय, लोअर कोर्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, अधीनस्थ न्यायालय कानून समझकर अनुपालना करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय यानी लोअर कोर्ट कानून समझकर अनुपालना करते हैं। यानी एक प्रकार की ये ऐसी शक्ति हो गई अभिलेख न्यायालय की, नीचे वाला है ना, वो इसके निर्णयों के विपरीत कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता। ये अंकुश वाली बात हो गई, एक प्रकार की बाध्यकारी बात हो गई। बाध्यकारी बात समझ में आ गई क्या? लिखवाऊं या समझ में आया? कि अभिलेख न्यायालय का मतलब नीचे वाले कोई भी इनके विपरीत या इनके खिलाफ या इनके निर्णयों के खिलाफ कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। ये बाध्यकारी हो गया एक प्रकार से, अभिलेख न्यायालय का मतलब बाध्यकारी है ये। और अगली लाइन में लिखो, योग्यताएं, योग्यताएं पहली लिखो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। बी में लिखो, दूसरी लाइन में लिखो, दूसरे के दो ऑप्शन बना लो और दोनों के बीच में और या अथवा लगाना है। दूसरे में फर्स्ट लाइन में लिखो, 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में काम कर चुका हो, 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में काम कर चुका हो। अधिवक्ता का मतलब एडवोकेट, वकील, वकालत, अधिवक्ता के रूप में काम कर चुका हो। और या अथवा करते हुए नीचे वाली लाइन में लिखो, 5 वर्षों तक एक से अधिक न्यायालयों में, 5 वर्षों तक एक से अधिक न्यायालयों में जज रह चुका हो, जज रह चुका हो। और तीसरी लाइन में अलग ही हो जाएगी, है ना, दो के तो दो भाग कर लिए हमने, तीसरी लिख लो, दिवालिया ना हो, दिवालिया, पागल, जो भी आदि नहीं हो। देखो एक विशेष जानकारी दूं मैं आपको, राजस्थान उच्च न्यायालय हो गया, किस किस प्रकार के मामले सुनता है? तो ये दीवानी भी सुनता है और फौजदारी भी सुनता है। अब दीवानी क्या होता है और फौजदारी क्या होता है? फौजदारी तो लड़ाई दंगे वाले, और दीवानी का मतलब भू राजस्व वाले। तो लिख लो एक लाइन और, यह है दोनों प्रकार के, दोनों प्रकार के मामले, दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकता है, दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकता है। दीवानी और फौजदारी, दीवानी और फौजदारी, दीवानी और फौजदारी। एक ये भी बनता है प्रश्न, दीवानी और फौजदारी, दीवानी का मतलब राजस्व वाला, है ना, जमीन जायदाद वाला, और फौजदारी का मतलब हाँ, मारना, धारना, काटना, वो क्या बोलते हैं, अपहरण करना, वो सारा सब कुछ इसमें आता है। इधर देखो एक बार, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 एक साथ लिख रहा हूं। आपने अनुच्छेद 32 का नाम सुना होगा, संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा बोलते हैं, और इसमें 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। यानी भारत में मौलिक अधिकारों के खिलाफ 5 प्रकार की रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। उसी प्रकार से आपके हाईकोर्ट भी अनुच्छेद 226 के तहत 5 तो वो और एक अपनी तरफ से, यानी टोटल 6
ऐसी रिट जारी करने का अधिकार रखता है। तो ये अनुच्छेद पूछा जा सकता है आपसे। तो अगली लाइन में लिखो, अनुच्छेद 2